नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है अप्रैल 2026 प्रतियोगिता दर्पण, जिसके अंतर्गत हम आज दो सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसे 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और टेलीग्राम पर पहुंचकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला सेगमेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका पहला टॉपिक है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस साल 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है और संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया था। यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी को स्वीकार किया था। और इसके अंतर्गत अब 6 छंद, मतलब पहले भी 6 छंद थे पर उसको गाया नहीं जाता था, पर सभी 6 छंदों पर अब गायन होगा और इसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड रखी गई है। सभी सरकारी कार्यक्रमों पर ये गाना सभी कार्यक्रमों पर इसे गाया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। और एक कंडीशन है, यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को गाना है तो पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, आफ्टर दैट राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। इसमें कुल 6 छंद हैं और 3 मिनट 10 सेकेंड में इसे गाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डोनियर 228 विमान। ये आपका तटवर्ती जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए तटरक्षक बल को सौंपा गया है डोनियर 228 विमान। इसके अंतर्गत कुल 8 विमान हैं जिनका सौदा हुआ है, 8 विमान बनेंगे और ये रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ समझौता किया है कुल 8 विमान के बनाने के लिए। इसमें जो लागत है वो 2312 करोड़ रुपए की है और इसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किया तो रक्षा सचिव RK सिंह और HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर के प्रमुख, उन्होंने हस्ताक्षर किया और ये समझौता नई दिल्ली में हुआ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2312 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत 8 विमान खरीदे जाएंगे। उस कौन से 8 विमान है? डोनियर 228 विमान। बस डोनियर 228 विमान याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा खरीद परिषद, यानी रक्षा खरीद परिषद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3.60 लाख करोड़ का अनुमानित मूल्य पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अनुमति दी गई है। जैसे वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे राफेल विमान भी कहते हैं, इसके खरीदारी होगी। कितने? 114। थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस का निर्माण होगा, ठीक है। और नौसेना के लिए P-81 विमान का निर्माण होगा। तो इसकी कीमत कितनी है? 3.60 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कितने 114 राफेल विमान करने हैं। इसके 114 में से 96 भारत में निर्माण होगा। ये राफेल का जितना भी सौदा है वो फ्रांस के साथ होता है, तो उसमें 114 में से 96 भारत में ही निर्माण होंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो फ्रांस से आएंगे। और P-81 विमान का निर्माण होगा नौसेना के लिए और थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मणिपुर विधानसभा हाल ही में चुनाव हुआ। 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। बहुत दिनों से चल रहा था वहाँ पर राष्ट्रपति शासन और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी।
भाजपा के यूमनाम खेमचंद सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने एन बीरेन सिंह का स्थान लिया है। इसके पहले एन बीरेन सिंह थे। और ये यूमनाम खेमचंद सिंह मैत्री समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनको राज्यपाल अजय कुमार भल्ला इन्होंने शपथ दिलाया। कुकी समुदाय के नेपचा किपगेन और नगा समुदाय के एल दिखो ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे आ जाएगा कि नेपचा किपगेन किस समुदाय से हैं, तो कुकी समुदाय से, और एल दिखो किस समुदाय से हैं, ये नगा समुदाय से। और आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं यूमनाम खेमचंद सिंह, ये मैत्री समुदाय से। ठीक है, तो मणिपुर विधानसभा, और इसका ये याद रखिएगा कि वर्चुअल शपथ लिया है किसने, नेपचा किपगेन ने, क्योंकि ये दिल्ली में थे और शपथ तो मणिपुर के इम्फाल में लेनी थी, पर ये दिल्ली में थे इसलिए वर्चुअल शपथ लिया। कुल 60 सदस्यीय विधानसभा है मणिपुर की। बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली है और वहाँ पर जो सरकार बनाया है वो बीजेपी और नगा पीपुल्स पार्टी और साथ में नगा पीपुल्स फ्रंट, इन तीनों का गठबंधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सैन्य नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त जो भी कर्मी है अब उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे क्या होता था, जो सैन्य क्षेत्र में जो मेडिकल में कर्मचारी था उसको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलता था, तो अब क्या हो गया कि उसको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, दिल्ली में लाडली योजना की जगह अब लखपति बिटिया योजना और कुल 56,000 रुपये मिलेगा। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो लाडली योजना को चेंज करके लखपति बिटिया योजना कर दिया गया, और दूसरी बात, पहले 1 लाख रुपए का एक दायरा था कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी परिवार की आय, अब इसको 1.2 ठीक है ना लाख कर दिया गया। चलिए, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा अनुबंध किया गया है खिलाड़ियों का, पुरुषों का भी किया जाता है और महिला खिलाड़ियों का भी किया जाता है। पुरुषों में कुल 30 खिलाड़ियों का अनुबंध हुआ और महिलाओं में 21 खिलाड़ी हुआ। ठीक है, पुरुषों में जो 30 खिलाड़ियों का हुआ उसमें से ग्रेड ए में 3 खिलाड़ी, ग्रेड बी में 11 और ग्रेड सी में 16। ठीक है, और इस ग्रेड जो ए में 3 खिलाड़ी हैं वो हैं आपके शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। जैसे बी और सी से तो नहीं आएगा, पर ए में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेड ए का खिलाड़ी नहीं है, तो ये शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा दे देगा और चौथा कोई ऐसा दे देगा जो नहीं होगा। तो आपको पता होगा तभी आप मार देंगे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो महिलाओं में 21 में से ग्रेड ए में 4 खिलाड़ी हैं और बी में 4 और सी में 13, 4 4 13। तो जो ग्रेड ए में है उसमें हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान है, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा, ये 4 खिलाड़ी हैं। तो बीसीसीआई द्वारा अनुबंध पुरुषों में 30 खिलाड़ी, महिलाओं में 21, ग्रेड ए में 3, बी में 11 और सी में 16, 3 11 16। महिलाओं में 21 में से 4 ए में, बी में 4 और सी में 13। और ये तो आप याद ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचे उसके पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना कि ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल के द्वारा करेंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 स्टेप में वर्क होना है। फर्स्ट स्टेप सेगमेंट आधारित, सेकेंड स्टेप संपूर्ण माह आधारित, थर्ड स्टेप प्रैक्टिस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे पर मंथ। और जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो मैराथन क्लासेज आएंगी कंटेंट बेस्ड पे, क्वेश्चन बेस्ड पे। और उसके बाद मिसलीनियस टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो आपको याद करने में दिक्कत होती है और अति महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको एक टेबल चार्ट में आपको बना कर दिया जाएगा बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, केरलम, यानी केरल का नया नाम हो गया है केरलम। तो हाल ही में केरलम किसका नया नाम हो गया है, केरल का। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। और कुछ इसका बैकग्राउंड है कि कुछ भारत में राज्य हैं जिनका पहले कुछ दूसरा नाम था और वर्तमान में कुछ दूसरा हो गया है। तो जैसे 1950 में
यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम किया गया था। 1969 में मद्रास था, उसको चेंज करके तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर था, उसको कर्नाटक किया गया। 2007 में उत्तरांचल को परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया और 2011 में उड़ीसा को चेंज करके ओडिशा किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1950 में उत्तर प्रदेश, 1969 में तमिलनाडु, 1973 में कर्नाटक, 2007 में उत्तराखंड, 2011 में ओडिशा और केरल का नया नाम केरला। प्रहार, ये नेक्स्ट टॉपिक। ये देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है जिसका नाम प्रहार है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया है। ये 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है और 23 फरवरी 2024 से। तो देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? प्रहार। बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगेगी। ठीक है, और ये राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। 1948 से 1950 के बीच ये गवर्नर जनरल है। तो राजगोपालाचारी की लुटियंस की जगह अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा हो गई है। सेवा तीर्थ जो कि नया प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, उसका उद्घाटन हो गया है। तो पीएम का नया कार्यालय कब उद्घाटन हुआ? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्यों किया गया? क्योंकि 1931 में 13 फरवरी को ही दिल्ली राजधानी घोषित हुई थी। ठीक है, इस सेवा तीर्थ जो है उसका ध्येय वाक्य है नागरिक देवो भव। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि जो पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्य किया, तो 4 बिंदु हैं। पहला कि लखपति दीदी योजना के लिए एक लक्ष्य रखा गया कि हम लोग 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। इससे पहले 2027 में 3 करोड़ का लक्ष्य था, उसे कंप्लीट कर लिया जा चुका है। ठीक है, और दूसरा था कृषि बुनियादी ढांचा कोष, जिसके लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। तीसरा है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसके लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। और चौथी, दुर्घटना में घायलों के लिए 1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 बड़ी योजनाएं थी, 4 बड़े स्टेप्स थे जिनको फर्स्ट डे पर प्रधानमंत्री के द्वारा नए कार्यालय सेवा तीर्थ में किया गया। ठीक, ये 13 फरवरी याद रखिएगा, सेवा तीर्थ के लिए 13 फरवरी के दिन शिफ्टिंग हुई। नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसका आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। ये नौसेना का पारंपरिक कार्यक्रम है। कौन सा? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसमें नौसेना के सभी प्रमुख और राष्ट्रपति उपस्थित होते हैं और उनके समक्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये विशाखापट्टनम में ही, ठीक है, हुआ 18 फरवरी 2026। कब? 18 फरवरी 2026 को, याद रखिए। और तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है। पहला जो हुआ था वो 2001 में KR नारायणन, उस समय राष्ट्रपति थे भारत के, उनके समय हुआ था। इसमें 74 देशों की सेनाओं ने भाग लिया। राष्ट्रपति INS सुमेधा में सवार होकर के विशाखापट्टनम में सभी जो जहाजी बेड़े थे उनका अवलोकन किया। तो क्या नाम था? INS सुमेधा। ये जो थीम है इस फ्लीट रिव्यू का, महासागरों के माध्यम से एकजुटता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 9वां सम्मेलन भी हुआ, यानी विशाखापट्टनम में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 9वां सम्मेलन भी हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। और इसकी अध्यक्षता अब किसके पास है? भारत के पास। किसकी? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। अभ्यास मिलान, ये भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। क्या नाम है? अभ्यास मिलान। ये 2 वर्षों में आयोजित होता है और कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम के तट पर। इस साल का 13वां संस्करण है ये और कुल 70 मित्र देशों ने भाग लिया। तो भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास
अभ्यास मिलान का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम तक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और ये 13वां संस्करण। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ठीक है, ये हाल ही में गठित की गई है। दरअसल बहुत दिनों से पूर्वी नागालैंड के द्वारा मांग किया जा रहा था, तो वो समय अब आया कि इसकी गठन प्रक्रिया कंप्लीट हुई। तो पूर्वी नागालैंड हमें कई समय से अलग प्रशासनिक निकाय की मांग कर रहा था, इसलिए उसके लिए एक अलग प्रशासनिक निकाय बनाया गया है, जिसका नाम फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है। ये त्रिपक्षीय समझौता है। नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार, इन 3 पक्षकार हैं जिनके बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कौन कौन सा? नागालैंड सरकार, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार। ये हस्ताक्षर कहाँ हुए? नई दिल्ली में। और नागालैंड पूर्वी के 6 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। ये अनुच्छेद 371 ए के प्रावधान के तहत हुआ है। 2019 से अब तक पूर्वोत्तर के 12 समझौते एनडीए सरकार में हो चुके हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद था, अलगाववाद था, उसको काफ़ी हद तक खत्म करने में एनडीए सरकार को सफलता मिली है। ठीक है। और ये जो हस्ताक्षर करता थे, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह, नेपफू रियू जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा सेगमेंट जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। पहला टॉपिक प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा 7 से 8 फरवरी 2026। 2026 जो नया वर्ष था उसकी पहली विदेश यात्रा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2026 नए वर्ष की पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किस देश की थी? तो मलेशिया की थी। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मलेशिया की उनकी तीसरी यात्रा है। ठीक है, सॉरी, पीएम निवास सेरी पेराडोना, मतलब जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं उनका एक निवास है वहाँ पे, सेरी पेराडोना। तो वहाँ पर दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बैठक हुई, बातें हुई। IBCA यानी जो कैट अलायंस है, ठीक है, उसमें शामिल होने की इन्होंने बात कही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये IBCA का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें शामिल होने की बात की गई। बांग्लादेश चुनाव, शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ये पहला आम चुनाव है, और इसमें जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, उसने चुनाव नहीं लड़ा। और BNP अर्थात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की थी, जिनका देहांत हो चुका है, उनके बेटे तारिक रहमान PM बने। तो BNP के तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने कहाँ के? बांग्लादेश की। ये तारिक रहमान याद रखिएगा। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने उनको शपथ दिलाया, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुल 350 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वहाँ पे। 300 पर चुनाव हुआ, पर एक का निधन हुआ, तो इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आया। 299 पर सीटों पर रिजल्ट आना था, लेकिन 2 का न्यायालय ने रोक लगा दी, यानी कुल 297 पर रिजल्ट आया। 297 में 212 सीटें BNP को मिली, बांग्लादेश, ठीक है, BNP को मिली। और इसमें हिंदू नेता गायेश्वर चंद्र राय, जो कि BNP से ही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो ये हिंदू नेता है, उनको जीत मिली है। क्या नाम है? गायेश्वर चंद्र राय, ये याद रखिएगा। कुल 49 मंत्री बनाए गए, उसमें से एक हिंदू नेता को भी मंत्री बनाए गए, जिनका नाम है निताई राय चौधरी। निताई राय चौधरी, ये भी BNP के ही थे। और इस बांग्लादेश चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण था, बट वो किसी कारण से नहीं जा पाए। तो वहाँ पर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओम बिरला गए थे। तो बांग्लादेश चुनाव, तारिक रहमान प्रधानमंत्री वहाँ के,
शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं, शपथ दिलाया उन्होंने। कुल कितनी सीटें मिली इनको? 212। गयेश्वर चंद्र राय हिंदू नेता बने। मंत्री किसे बनाया गया? हिंदू निताई राय चौधरी को। ओम बिरला वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होने गए शपथ ग्रहण में। विदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जुलाई नेशनल चार्टर। ये बांग्लादेश का ही जनमत संग्रह था, जिसमें राजनीतिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन के लिए, यानी कुल 84 बिंदु थे जिनमें व्यापक परिवर्तन करना था, उसके लिए एक जनमत संग्रह कराया, जिसका नाम रखा गया है जुलाई नेशनल चार्टर। ये याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सनाई तकाइची, ये हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री बनी है, पुनर्निर्वाचित हुई हैं, इसके पहले भी थी। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखती हैं। 316 सीटें इनको प्राप्त हुई हैं 465 में से। और एक पार्टी है जिसके साथ इन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तो कुल गठबंधन के साथ पूछा जाए तो 352 गठबंधन को सीटें मिली। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट, जापान की प्रधानमंत्री कौन बनी है? सनाई तकाइची। और किस पार्टी से संबंध रखती हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नई दिल्ली, भारत व अरब लीग के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 10 वर्ष बाद। तो बस नई दिल्ली याद रखिएगा। 3.45 अरब डॉलर भारत का यूएन में सहयोग राशि है, ठीक है। और समय से सहयोग राशि भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी पहुंचाई, इसके लिए ऑनर रोल का उपाधि दी गई है कि जो समय से पैसा देगा उसे ऑनर रोल बोला जाएगा। न्यू स्टार्ट संधि, ये अमेरिका व रूस के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। न्यू स्टार्ट संधि, ये न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका बढ़ावा न दिया जाए बल्कि उनको कम किया जाए, इस संबंध में एक संधि हुई थी, न्यू स्टार्ट संधि 2010 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा के बीच में। पर अभी नए जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके द्वारा ये समाप्त करने की घोषणा की गई है। और उसके पहले स्टार्ट संधि हुई थी 1991 में। तो हाल ही में कौन से देश हैं जिन्होंने न्यू स्टार्ट संधि को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका और रूस। भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक, ये जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान इस बार 182 देशों में से 91 है। कुल स्कोर भारत के हैं 39। और इस बार क्या हुआ है, 5 अंकों का सुधार हुआ है भ्रष्टाचार में, क्योंकि पहले था 96, अब हो गया है 91। और इसका जो मान होता है 0 से 100 का होता है। और इसकी खासियत होती है कि भ्रष्टाचार, इसका मान जितना कम होता है भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा होता है, यानी 0 से 100 है, ठीक। और मान इसका, मान लीजिए कि यदि 100 है तो 100 जो पा जाएगा स्कोर कर लेगा, उसके अंदर सबसे कम भ्रष्टाचार है। अब जिसके अंदर 10 है तो उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और जिसमें 90 है उसमें कम भ्रष्टाचार है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखिएगा, भ्रष्टाचार अधिक है इसका मतलब उसका मान जो है स्कोर का कम है। सबसे कम भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, तो सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क का है, जो कि लगातार 8वें वर्ष सबसे कम भ्रष्टाचार में शामिल है देशों में। कुल 90 स्कोर है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर सिंगापुर। सर्वाधिक भ्रष्टाचार दक्षिण सूडान और सोमालिया, दोनों ही 181 नंबर पर है। और 180वें स्थान पर वेनेजुएला, ठीक है। पड़ोसी देशों में देखा जाए तो सबसे कम भ्रष्टाचार भूटान में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर चीन में, भारत में तीसरे नंबर में, और अंतिम है सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो म्यांमार में, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारत का स्थान 91, स्कोर 39। कितने अंक का सुधार? 5 अंक का सुधार। ये भारत के संबंध में ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क का, लगातार 8वें वर्ष। सर्वाधिक भ्रष्टाचार दक्षिण सूडान और सोमालिया। पड़ोसी देशों में भूटान सबसे कम भ्रष्टाचार और म्यांमार सर्वाधिक।
पासपोर्ट की हैंडली पार्टनर्स रैंकिंग ये ब्रिटेन की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2026 में 75वां स्थान प्राप्त किया है और 5 अंकों का सुधार हुआ है क्योंकि जनवरी 2026 में 80वां स्थान प्राप्त किया। सर्वाधिक शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। किसका? सिंगापुर। तो 75वां स्थान सिंगापुर और हैंडली पार्टनर्स रैंकिंग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें उसके लिए आप लोगों की जानकारी के लिए ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स है। पीडीएफ 15 से 20 पेज की रहती है एक माह की और रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 400 से 500 पेज का जो अननेसेसरी कबाड़ वाला चीज रहता है उसको नहीं पढ़ना है। आपको 130 से 150 पेज की पीडीएफ पढ़नी है पूरे साल की, जिससे आप बार बार रिवीजन कर पाएँ और सफलता पाएँ। काम आपको ये करना है, वीडियो जरूर देखना है, तब अंडरस्टूड कर पाएंगे। ये हमारे सोशल मीडिया और ये मोबाइल नंबर, किसी भी जानकारी के लिए, समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये वाशिंगटन डीसी स्थित संस्था द्वारा जारी किया गया है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के आधार पर 127 अर्थव्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया, 4 स्तंभों पर आधारित है। भारत की रैंकिंग 45, 4 अंक का सुधार हुआ है और शीर्ष 3 में अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 45वां। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर। अब देखिए वाशिंगटन डीसी के द्वारा जारी किया जाता है तो अमेरिका को नंबर 1 रखेगा। इसे कहते हैं पार्शियलिटी। इसलिए वैश्विक जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लायक नहीं। ठीक है, ये केवल दिखावा है दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का। इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 17 से 19 फरवरी को भारत की यात्रा में आए और ये उनकी चौथी यात्रा है। सर्वप्रथम ये मुंबई पहुंचे सॉरी, और वहां पर भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया। कहां पर? मुंबई में। वेमगल कर्नाटक में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पहुंच वाला विश्व का पहला हेलीकॉप्टर भारत में बनाया जाएगा फ्रांस के द्वारा। हैमर मिसाइल, इसके लिए भारत की BEL और फ्रांस की सफ्रान के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, यानी BEL का मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सफ्रान के बीच समझौता हुआ। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन करने के लिए सहमति बनी है। कुल 21 समझौते हुए हैं। CSMT का दौरा किया इन्होंने, मतलब छत्रपति साहूजी महाराज टर्मिनल। मुंबई में निवेशक बैठक को संबोधित किया इन्होंने। दिल्ली एम्स में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? दिल्ली एम्स। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा चौथी यात्रा है। कहाँ पहुंचे? सर्वप्रथम मुंबई। और भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन कहाँ पर किया? मुंबई में। वेगमगल कर्नाटक में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। और इसके बाद हैमर मिसाइल के लिए भारत की BEL और फ्रांस की सफ्रान के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा कुल 21 समझौते हुए। मुंबई में निवेशक बैठक में शामिल हुए और इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI एंड हेल्थ दिल्ली एम्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन नहीं किया इन्होंने, निर्माण करने के लिए बोला। AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में इस बार इसका आयोजन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है ये। चौथा AI समिट है। ग्लोबल साउथ में पहला है और पहला ब्रिटेन में AI समिट हुआ था। मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं वो 3 हैं इसके: पीपुल, प्लेनेट
एंड प्रोग्रेस। घोषणा पत्र की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। घोषणा पत्र के 7 प्रमुख स्तंभ हैं और इसमें 89 विभिन्न देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। और ये जो एआई समिट में जो भी संधि समझौते हुए वो स्वैच्छिक हैं और अबाध्यकारी हैं। ठीक है, ये 18 से 19 फरवरी के बीच हुआ। तो एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन इस बार कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। समझिए कि एग्जाम कोई भी होगा उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है एआई इम्पैक्ट समिट से। तो नई दिल्ली में हुआ और ये चौथा एआई समिट था। ग्लोबल साउथ में पहला है। पहला कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। इसके बाद इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। घोषणा पत्र में 7 प्रमुख स्तंभ हैं। बस। ब्राजील के राष्ट्रपति की यात्रा, लुला दा सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की 18 से 22 फरवरी के बीच। 5 दिन की यात्रा थी। भारत की उनकी 6ठी यात्रा है और लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार है। कौन? ब्राजील। 2030 तक $30 अरब व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है और कुल ब्राजील के साथ 10 समझौते हुए। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा आज का शायद लास्ट टॉपिक है। 25 से 26 फरवरी के बीच इनकी यात्रा हुई। इससे पहले इन्होंने 2017 में इजराइल की यात्रा की थी। संसद नेसेट को संबोधित किया और संसद नेसेट को संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जब पहुंचे तो तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। यरूशलेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशियम गए, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। किनको? जो यहूदियों 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था, तो उनका एक प्रतीक है वहाँ पर। क्या है? याद वासिम। वहाँ पर ये श्रद्धांजलि के लिए है, तो याद रखिएगा याद वासिम। राष्ट्रपति इसाक हरजोग से इन्होंने मुलाकात की। स्वतंत्र व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी इजराइल के साथ। I2U2 सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। I2U2, ठीक है ना? I2U2 मतलब 2 I और 2 U। फर्स्ट I का मतलब इंडिया, सेकेंड I का मतलब इजराइल, और 2 U में फर्स्ट U मतलब USA और सेकेंड U मतलब UAE। तो I2U2 में 4 देश हैं। कभी भी अगर आ जाता है तो आप याद रखें क्वेश्चन। क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप की स्थापना की गई दोनों देशों के बीच मिलकर। 2026 से 29 के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्ष मनाने की बात कही। सर्वोच्च सम्मान, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वोच्च सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल के नाम से। अब देखिए, कोई भी एग्जाम आगे होगा ना, उसमें ये वाला सर्वोच्च सम्मान जरूर पूछा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सम्मान है जिसके नाम पर उस देश का नाम नहीं आ रहा है, और ज्यादातर सम्मान में उस देश का नाम आ जाता है, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ इस देश ने दिया होगा। इसमें नहीं आ रहा है तो ये समझिए कि 100% आने के चांस है, कोई भी एग्जाम रहेगा। नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा, संसद नेसेट का संबोधन करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, और यरूशलेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वासिम गए ये। राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मुलाकात की। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आज हमने 2 सेगमेंट कंप्लीट किए, नेशनल और इंटरनेशनल। कैसा रहा हमारा डिस्कशन? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर फीडबैक दीजिए, अच्छा या बुरा, जिससे हम सीख सकें। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़ें। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत